हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग वन शॉट सीरीज में एक न्यू चैप्टर यानी कि आपका एक न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का आज वन शॉट में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठें सो दैट आप भी मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हमने 4 यूनिट्स के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। पहले यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड कंपनी फॉर्मेशन। सेकेंड यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर उसके बाद एओए यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि डॉक्ट्राइंस। यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड कंसेप्ट्स। एंड लास्ट में यानी कि यूनिट 4 में हम लोग मैनेजमेंट और मीटिंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑलमाइटी का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग को क्या डिस्कस करना है यूनिट 1 में? डेफिनेशन, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को इन्फॉर्म कर दें, अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप द कॉमर्स शो 99 पर जा करके एक्सेस कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ कंपनी। क्योंकि हम लोग कंपनी लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपनी क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। वही कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे ए कंपनी इज एन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा कंपनी का? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकंड हो जाएगा इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। उसके बाद हो जाएगा आपका हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी या फिर लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। एंड लास्ट आपका हो जाएगा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब ये आपका एक लीगल पर्सन है। ठीक है, ये हमारे तरह आपके तरह इसकी भी एक अलग से आइडेंटिटी है। ये हो जाएगा आपका सेपरेट आइडेंटिटी और इसको लॉ के द्वारा ही बनाया जा सकता है, हम और आप मिलकर के नहीं बना सकते ऐसा। फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब किसी के, मतलब मान लीजिए कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, लोग हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी डेथ, उनकी रिटायरमेंट या फिर उनकी इंसॉल्वेंसी, किसी भी चीज़ से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा लगातार चलती रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स कंटिन्यू रहेगा इवन इफ ओनर्स चेंज। टाटा मोटर हमेशा कंटिन्यू करता रहेगा, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा भले ही उसके ओनर्स ही क्यों ना चेंज हो जाए। ठीक है, द कंपनी इटसेल्फ रिमेन्स द सेम, कंपनी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, अब कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मतलब वाई कंपनीज आर नीडेड। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, लार्ज स्केल बिजनेस नीड्स लार्ज कैपिटल। मान लीजिए आप बिजनेस अगर नेक्स्ट लेवल पर कर रहे हो, मतलब लार्ज स्केल पे कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। और ज़्यादा कैपिटल आप कैसे लाओगे? एक कंपनी को रन करके। क्यों? क्योंकि कंपनी को आप जब रन करते हो तो लोगों से पैसा आप उठा सकते हो। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है तो वहाँ पर आपका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेटर होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर जो कंपनी की लायबिलिटी होती है, मतलब कंपनी के जितने भी ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर रिस्क बहुत कम रहेगा। ठीक है, ईजी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है ओनरशिप। मान लीजिए हमने किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स को परचेज़ किया है, अब हमको अगर किसी और को ट्रांसफ़र करना है तो हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर मार्केट की हेल्प से। ठीक है, मतलब इसकी लाइफ चलती रहेगी जब तक कि लॉ ही इसको बंद ना कर दे। आप सभी ध्यान रखिएगा कि कंपनी को बनाने का जो राइट है वो लॉ के पास है और कंपनी को बंद करने का राइट भी लॉ के पास है। ठीक है, लीगल डेफिनेशन क्या है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लीगल डेफिनेशन क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में मेंशन किया गया है। लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगल डेफिनेशन, ए कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब जो अभी चल रहा है यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब पहले भी कई सारे कंपनी लॉ आए हुए हैं ना, जैसे आपका 1956 का हो गया, 1913 का हो गया, कई सारे एक्ट्स पहले भी आए। अगर उसमें कोई कंपनी बनी है उस एक्ट के दौरान पर या फिर अभी चल करके कोई कंपनी बनी है कंपनीज एक्ट 2030 में, तो सारे के सारे कंपनीज कंसिडर करी जाएंगी। ठीक है, मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, देख लेते हैं। अ कंपनी एग्जिस्ट बिकॉज लॉ क्रिएट्स इट। ठीक है, एक कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसको लॉ ने बनाया है, नॉट बिकॉज ह्यूमंस क्रिएटेड। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को बनाने का काम भी लॉ करती है और कंपनी को ख़त्म करने का भी काम लॉ ही करेगी। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम लोग को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंपनी के बारे में पूछेगा तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, तभी आप मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है,
तो सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी होता है वो एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, मतलब ओनर्स जितने भी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अलग हैं और कंपनी अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी, देखिए पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड, मतलब जितने भी यहाँ पर ओनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है ओनर्स की यानी कि शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड नेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो इफेक्ट नहीं होगा किसी भी मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय एनी ऑफ द मेंबर। मतलब अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट निकल जाए या फिर शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दे, तो भी कंपनी की एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होगी, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कॉमन सील, ठीक है, हिस्टोरिकली द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, मतलब कॉमन सील जो होता है उसको कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, एक स्टैंप रहता है जिसमें कंपनी की सील लगी रही होगी, और जहां पर भी कंपनी को साइन करना होगा, कंपनी आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से तो साइन कर नहीं सकता, तो इसलिए उसके लिए एक स्टैंप बनाया जाता है। पहले ये मैंडेटरी था लेकिन अब मैंडेटरी नहीं है, अब आपके जो कंपनी ओनर्स हैं या फिर जो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके विल पर है। ठीक है, कि वो कॉमन सील को रखना चाहते हैं या नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स इन ए पब्लिक कंपनी कैन जनरली बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर्स। मान लीजिए अगर आप एक शेयर होल्डर है किसी पब्लिक कंपनी में, तो आप इजीली आप खरीद सकते हो शेयर्स को और इजीली आप बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हमने यहाँ पर पब्लिक कंपनी का नाम लिया है, प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक दोनों का हम लोग देखेंगे केस आगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ये है कि ये जो कंपनी है वो हमेशा क्रिएट की जाएगी किसके द्वारा? आपका लॉ के द्वारा। ठीक है, और गवर्न की जाएगी किसके द्वारा? ये भी आपका लॉ के द्वारा ही गवर्न की जाएगी। मतलब इसको बनाने वाला भी लॉ है और इसको गवर्न करने वाला भी लॉ है, मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। और फिर एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं कि अगर वाइंड अप करना पड़ेगा, मतलब कंपनी का दी एंड करना पड़ेगा, तो भी ये काम लॉ ही कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो गवर्न करने के लिए जो मेंशन किया है एक्ट, वो है आपका कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ का आपका टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंपनी, बट क्योंकि हम ये चीज़ें मेंशन कर रहे थे तो यहाँ पर टॉपिक आ नहीं पाया। ठीक है, आप सभी समझ जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी हम लोग को देखना है, तो टाइप्स ऑफ कंपनी को हमने यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो लायबिलिटी एंड पब्लिक एक्सेस, ओनरशिप एंड कंट्रोल, ज्योग्राफी एंड साइज और कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं लायबिलिटी और पब्लिक एक्सेस के बेसिस पे यहाँ पर 3 कैटेगरी हमारे सामने आ जा रही है। पहला है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जो कि जिसमें अगर आप मान लीजिए आपने प्राइवेट कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? वहाँ पर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी का क्या होता है? ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और ये जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो आपके जनरल पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती हैं सब्सक्राइब करने के लिए उनकी सिक्योरिटीज़ या फिर शेयर्स। फिर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1% कंपनी का। 1% कंपनी में जो शेयर होल्डर होता है ये आपका एक ही मेंबर आपको देखने को मिलेगा। ये एक टाइप का प्राइवेट कंपनी है। कुछ सालों बाद या फिर कुछ क्राइटेरिया इसका होता है, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि अगर आप उसको टच कर जाओगे तो फिर आपको प्राइवेट कंपनी में खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड कंट्रोल में क्या है? गवर्नमेंट कंपनी अगर 51% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल वो अगर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जब भी पेड अप शेयर कैपिटल का 51% होल्ड करता है कौन? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? मान लीजिए जैसे 2 कंपनी, एक ए है, ठीक है, और एक है बी। ठीक है, ए ने क्या किया है? बी कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग ले ली है, तो यहाँ पर जो ए कंपनी हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, और जो बी हो जाएगी वो सब्सिडियरी कंपनी। मतलब ए का राज चलेगा बी पर, ऐसा। अब इसको पढ़ लेते, समझ में आएगा। ए कंपनी दैट होल्ड्स more than 50% of the share capital or controls the board of directors of another company। ठीक है, ए यहाँ पर क्या कर रहा है? 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहा है कंट्रोल शेयर कैपिटल पर,
या फिर बी कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन पर कंट्रोल कर रहा है। सब्सिडियरी कंपनी का देख लेते हैं। अ कंपनी हुज मेजॉरिटी शेयर कैपिटल यानी कि ओवर 50% और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी, यानी कि बी की अगर टोटल शेयर कैपिटल में से 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी यानी कि ए कंपनी अगर होल्ड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ के द्वारा मतलब ए कंपनी के द्वारा अगर होल्ड किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। ध्यान रखिएगा, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। ज्योग्राफी के बेसिस पे फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी के तो नॉर्मल कंपनी है। फॉरेन कंपनी का मतलब मान लीजिए किसी और कंट्री की जो कंपनी है वो हमारे यहाँ पर आकर के कुछ काम करे, ठीक है, मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया के बाहर हुआ हो लेकिन उसकी एक सब्सिडियरी या फिर उसका एक ब्रांच यहाँ पर खुला हो इंडिया में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। एक बार पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द कंट्री बट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द कंट्री, ठीक है, ऐसा। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं, देखिए इट इज डिफाइंड बाय द लॉ बेस्ड ऑन लिमिट्स ऑन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, ठीक है। जब किसी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होता है या फिर जो टर्नओवर होता है वो लिमिट से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपनी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के बारे में पूछा जाता है तो टाइप्स ऑफ कंपनी जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिएगा। सबसे ऊपर लिखिएगा टाइप्स ऑफ कंपनी, फिर उसके नीचे ऐसे 4 कैटेगरी बना दीजिएगा, लायबिलिटी एंड पब्लिक एक्सेस, फिर उसके बाद ओनरशिप एंड कंट्रोल, फिर ज्योग्राफी, फिर साइज और कैपिटल, फिर उसके बाद उसके नीचे इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो यहां पर हम लोग को देखना है शेयर्स टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, उनके शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकता है नॉर्मल यानी कि जनरल पब्लिक को उनके सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज, ठीक है, या फिर डिबेंचर्स। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वहां पर वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वहां पर वो शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो आपके 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो आपके 7 होते हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स आपके प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स आपके 3 होते हैं। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज़ लिखी हुई है उसको फॉलो करना प्राइवेट कंपनी के लिए उतना ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इट्स अप टू देम कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मतलब बहुत अगर रेस्ट्रिक्शन है भी तो वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी को सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हर एक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेबी की गाइडलाइंस भी है और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स भी है कि आपको सब चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अगर कोई है, ठीक है, तो उसको अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसा आपने देखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड ऐसा, ठीक है, कंपनी के नाम के बाद। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने नाम के बाद लिमिटेड वर्ड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस क्या है और इसको किन फीचर्स के अकॉर्डिंग मतलब किन फीचर्स के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। व्हाट इज अ प्रमोटर, मतलब प्रमोटर क्या होता है या फिर प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर आपका एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक आपका ग्रुप भी हो सकता है या फिर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। मतलब उसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये इनिशियल स्टेप्स लेता है। कौन कौन से स्टेप्स और किस लिए ये स्टेप्स लेता है, मान लीजिए जैसे बिजनेस आइडिया को सोचने का, कैपिटल को अरेंज करने के लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन के लिए, या फिर गेट्स कंपनी रजिस्टर या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प करता है। तो मेनली ये सब काम क्यों किया जाता है, सो दैट एक न्यू कंपनी का फॉर्मेशन हो सके, टू फॉर्म अ कंपनी एंड ब्रिंग इट इनटू लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है। उसको एक लीगल एग्जिस्टेंस देने के लिए प्रमोटर क्या करता है, ये सारे काम करता है, ठीक है। दे आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू बिजनेस एंटिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर वो होता है जो कि इनिशियल स्टेप्स लेता है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए और ये वो काम करता है। और यहाँ पर एक आपका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मार्क जकरबर्ग वॉज द प्रमोटर ऑफ फेसबुक ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। मतलब जब फेसबुक का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय जो मार्क जकरबर्ग था वो ही प्रमोटर था फेसबुक कंपनी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर, प्रमोटर का लीगल पोजीशन क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोटर एक एजेंट नहीं है,
ठीक है। एजेंट क्यों नहीं है? अगर कोई पर्सन या फिर ग्रुप या फिर कोई कंपनी को अगर एजेंट आप मानते हैं तो मतलब उसका कोई प्रिंसिपल भी होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसिपल अभी है ही नहीं ना, क्योंकि कंपनी तो अभी तो फॉर्म ही नहीं हुई। इट डज नॉट लीगली एग्जिस्ट, इसलिए वो एजेंट नहीं है। नॉट अ ट्रस्टी, ट्रस्टी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी होने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी अभी तक कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। ए प्रमोटर इज नॉट अ ट्रस्टी बिकॉज अ ट्रस्टी होल्ड्स प्रॉपर्टी फॉर अनदर बट द कंपनी डज नॉट लीगली एग्जिस्ट टू द बेनिफिशियरी येट, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फिडुशियरी पोजीशन, फिडुशियरी पोजीशन का मतलब होता है, देखिए पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिडुशियरी पोजीशन का मतलब होता है ऐसे पोजीशन पे आप बैठे हो जहां पर आपके ऊपर सब लोग ट्रस्ट करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि हाँ आप ये सब कुछ देख रहे हो कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो आप हमेशा सही स्टेप्स लोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पर्सनल लायबिलिटी, देखिए आप प्रमोटर आपका पर्सनली लायबल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितना भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रमोटर खुद लायबल होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 4 आपके लीगल पोजीशन है, किसके? प्रमोटर के। लायबिलिटीज़ क्या क्या हो जाएंगी प्रमोटर की? वही आपका पहला तो वही हो जाएगा आपका प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें कुछ गड़बड़ी होती है मान लीजिए, तो उसके लिए पर्सनली लायबल कौन हो जाएगा? प्रमोटर हो जाएगा, ठीक है। ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी, इसका मतलब अगर प्रमोटर कंपनी के हित में कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जो ट्रस्ट वाला सीन है, फिड्यूशियरी ड्यूटी का क्या मतलब है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, तो अगर आप इस चीज़ को दौड़ते हो तो ये यहाँ पर आप उसके लिए लायबल हो जाओगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी फॉर एक्टिंग इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब प्रमोटर ये इस चीज़ के लिए लायबल हो जाएगा अगर वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। ट्रस्ट अगर तोड़ देगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस बनता है कंपनी का, अगर उसमें कुछ भी ऐसा आपने मेंशन कर दिया है कि जो कि वायबल नहीं है या फिर वॉइड है या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो फिर प्रमोटर लायबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। स्टैट्यूटरी नॉन कॉम्प्लाइंस, कंपनीज एक्ट के द्वारा बनाए गए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर फॉलो नहीं किया गया तो फिर उसके लिए भी प्रमोटर लायबल हो जाएगा। फेलिंग टू फुलफिल स्पेसिफिक मैंडेटरी ड्यूटीज़ अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ लायबिलिटीज़ हैं किसकी? प्रमोटर की, ठीक है। स्टेजेस कौन कौन से होते हैं फॉर्मेशन, इसका हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। पहले तो आप ध्यान रख लीजिए कि प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन वही होता है आपका जैसे कैपिटल को सब्सक्राइब करना, आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हो कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग एक एक करके। प्रमोशन, प्रमोटर क्या करता है? सबसे पहले तो बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है, फिर मार्केट का रिसर्च करता है सो दैट वो नीड को रिकॉग्नाइज कर सके, फिर फाइंडिंग डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन हमारे कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, ऐसा। अरेंजिंग फाइनेंस, अब नॉर्मल सी बात है कंपनी आप रन करो तो वहाँ पर आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग MOA एंड AOA, ये देखिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड स्टेज है आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा ROC के पास, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सबमिट करना होगा आपको? वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि AOA, फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस की मतलब आपने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है, उसके लिए एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहाँ है जहाँ पर वो फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डायरेक्टर डिटेल्स, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स आपने हायर किए हैं उन सभी की हर एक डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारा काम करने के बाद और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि ROC से अप्रूवल मिलने के बाद आपको एक मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कंपनी आपका लीगली एग्जिस्ट करे तो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या होता है? आपका कंपनी का जन्म हो जाता है, ठीक है। कंपनी इज़ बॉर्न, अ कंपनी इज़ बॉर्न, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है खुद से, और ये किसी को सू भी कर सकती है और कोई इस कंपनी पर भी सू कर सकता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेज है वही आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब पब्लिक कंपनीज रिक्वायर द सर्टिफिकेट बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन, ठीक है।
पब्लिक कंपनी, देखिए ध्यान रखिएगा, पब्लिक कंपनी अगर आप चाहते हो कि वो स्टार्ट करे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, तो उसको इस सर्टिफिकेट का नीड रहेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ न्यूली फॉर्म पब्लिक बैंक कैन नॉट स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स अनलेस दिस सर्टिफिकेट इज इशूड। मान लीजिए कोई पब्लिक बैंक है, ठीक है, पब्लिक बैंक आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसको ये सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों ने अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए होंगे। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है यूनिट 1 से, तो जल्दी से आप कमेंट करिए, और अगर यूनिट 1 समझ में आ गया है तो ये भी कमेंट करके बताइए, हाँ सर यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे MOA, AOA और कुछ डॉक्ट्राइन्स यानी कि प्रिंसिपल से रिलेटेड, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, ध्यान रखिएगा, MOA, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे कंपनी के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसको बोलते हैं MOA, ठीक है। इट इज एसेंशियली द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या डिफाइन करता है कि कंपनी का रिलेशनशिप क्या होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो सब कुछ इसमें डिफाइन किया जाता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड सेट्स द लिमिट्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, कि कंपनी कहाँ कहाँ पर ऑपरेशन कर सकता है, मतलब किस किस बिजनेस में ऑपरेशन कर सकता है, किस किस बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, ये सभी चीज़ें आपको MOA में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू बी रजिस्टर्ड विद द MOA, नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट इट, मतलब ऐसी कोई भी कंपनी नहीं बन सकती जिसका MOA ना बना हो, ठीक है। MOA आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ क्लॉजेस, ठीक है, क्लॉजेस ऑफ MOA। कौन कौन से क्लॉज हम लोग को यहाँ देखने पड़ जाएंगे। पहला है नेम क्लॉज। इसमें क्या होता है, इसमें मेंशन किया जाता है कि नेम क्या है कंपनी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपनी का नेम क्या है, मतलब अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड लास्ट में लगाना पड़ेगा, और पब्लिक लिमिटेड है तो लास्ट में लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसका मतलब कि स्टेट मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, मतलब वही काइंड ऑफ एड्रेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है जितनी भी कंपनीज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, या फिर कंपनी के सोल पर्पस या फिर सोल ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर बनाई गई है उसको मेंशन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लायबिलिटी क्लॉज, इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं यानी कि आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या है, कि उनकी लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है या फिर किस तरीके से लिमिटेड है, कब तक, मतलब कितना लिमिटेड है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। कैपिटल क्लॉज में आपको ये देखना पड़ता है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल एक कंपनी इशू कर सकता है, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का, दैट कंपनी इज लीगली ऑथराइज्ड टू इशू, कितना वो इशू कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसको हम लोग एसोसिएशन क्लॉज भी कहते हैं। इस पे ये चीज़ मेंशन रहेगी कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनका इंटेंशन क्या है, मतलब शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं विलिंगली, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब विलिंगली आपके शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपका सबसे मेजर क्लॉज है, इसलिए हमने यहाँ अलग से भी मेंशन कर दिया। ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है जो भी बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, ठीक है, मेन बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कंपनी का जो मेन एक्टिविटी है। अब कैसे आप मेन एक्टिविटी समझेंगे, मान लीजिए किसी कंपनी का जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है, टू मैन्युफैक्चर फुटवेयर, ठीक है। तो अगर फुटवेयर मैन्युफैक्चर करना उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी है तो वो कभी भी बैंकिंग बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता। जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो उसी में आगे प्रोसेस करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है। ये क्या करता है, ये शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है कि वो लोग जो चीज़ें सोच करके आए थे यहाँ पर कंपनी वही काम कर रही है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आफ्टर MOA। सबसे पहले आपका कौन सा इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, MOA, और उसके बाद कौन सा है आपका AOA। ये क्या बताता है कि आपका जो कंपनी है वो उसको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मतलब रूल बुक है, काइंड ऑफ रूल बुक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि इंटरनल अफेयर्स और मैनेजमेंट देखता है कंपनी का, कि कंपनी के अंदर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी या फिर मैनेजमेंट क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपका कहाँ मेंशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर हमने मेंशन किया, देखिए MOA में गोल्स लिखे होते हैं मेनली,
ऑब्जेक्ट क्लॉज आपका सबसे मेन है, तो वो गोल्स के लिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और एओए में रूल्स मेंशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेट्स आउट द रेगुलेशंस एंड बाय लॉज फॉर हाउ द कंपनीज बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड, कि कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी है, वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ये सभी चीज़ें किसमें मेंशन होती हैं? आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ठीक है, कि कंपनी का उनके मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, प्लस जो भी जितने भी मेंबर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं, जो भी ओनर्स वगैरह हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन सभी का आपस में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें कहाँ पर मेंशन रहेंगी? ये सभी चीज़ें आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, ये वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपका किसका? कंपनी लॉ का। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी की जितनी भी पावर है, ठीक है, मतलब कंपनी की पावर्स को चेक करता है कि कंपनी अपनी पावर्स के अगेंस्ट में, मतलब अपनी पावर्स, मान लीजिए कंपनी की जो पावर है वो 100 यूनिट है। ठीक है, तो कंपनी 100 यूनिट से ज़्यादा का अगर प्रोडक्शन करेगी तो फिर वहाँ पर कंपनी के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कंपनी लॉ दैट सर्व्स एज अ लीगल चेक ऑन अ कंपनीज पावर्स। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स आपका एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। जितनी पावर्स आपके पास हैं उसके बियॉन्ड में जब आप काम करोगे, मतलब उससे ज़्यादा काम करोगे। मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपको अपने छोटे भाई को डांटना है जब वो ना पढ़े, ठीक है, और आपने पावर का मिसयूज़ किया और आपने उसको धो दिया, तो फिर यहाँ पर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स फिर आपको धोएंगे। ठीक है, ऐसा इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंपनी इट एजर्ट्स दैट एनी एक्ट और ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंपनी दैट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स पावर्स एज स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स एमओए। एमओए में जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज मेंशन है, अगर आप उससे हट करके, वही मान लीजिए अगर आपको बोला गया है कि आपको मैन्युफैक्चर करना है फुटवेयर, ठीक है, आपने ये मेंशन कर रखा है अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आपने अब मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया कोई और चीज़। ठीक है, आपने हेडफोन्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, तो आपने क्या किया? यहाँ पर आपने प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायर्स को वायलेट कर दिया है। ठीक है, ऐसा, तो फिर वो आपके लिए वॉइड हो जाएगा, यानी कि अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, इस सिचुएशन को ये बोलते हैं। ठीक है, बाकी मेन आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कंपनी अपनी पावर्स के बियॉन्ड कोई काम करती है तो फिर वहाँ पर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, अ टेक्सटाइल कंपनी ओपनिंग अ होटल। ठीक है, एक कोई टेक्सटाइल कंपनी है, वो होटल अगर खोल रही है तो फिर वो आपका अल्ट्रा वायर्स का सीन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आपको एक बात ध्यान रखना है, वो बात ये है कि आपको कंपनी के इंटरनल मैटर्स में हाथ, मतलब जितने भी आउटसाइडर्स हैं कंपनी के लिए, उनको कंपनी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब इसको पढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स दैट वाइल आउटसाइडर्स आर प्रिज्यूम्ड टू नो द कंपनीज एक्सटर्नल रेगुलेशन, मतलब कंपनी के जितने भी बाहर के लोग हैं उनको एक्सटर्नल रेगुलेशन यानी कि आपके एमओए एओए वो जान ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दे आर नॉट प्रिज्यूम्ड टू नो अबाउट द इंटरनल प्रोसीजर, मतलब कंपनी के अंदर में जो भी प्रोसीजर्स या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में कंपनी के बाहर के लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा बता दिया गया है कि कंपनी के आउटसाइडर्स जितने भी हैं वो सिर्फ एमओए और एओए जाने, इतना काफ़ी है। कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स और इरेगुलरिटीज़ के बारे में जानने का हक किसी को नहीं है। ठीक है, इफ़ एओए सेज लोन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर, अगर एओए बोल रहा है यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल रहा है कि लोन अप्रूव किया जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा, तो आउटसाइडर को कोई भी वेरीफाई करने का कोई हक नहीं है, चेक करने का कोई हक नहीं है कि एओए में ऐसा लिखा है या फिर क्या नाम है, क्यों किया जा रहा है, लोन नहीं लेना चाहिए, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, ऐसा। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आपके इंडोर मैनेजमेंट के। ठीक है, मतलब आपको इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का मौका मिल सकता है। कब? जब आपको नॉलेज हो जाए इरेगुलरिटी की। इफ़ द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी न्यू और हैड एक्चुअल नोटिस ऑफ द इंटरनल इरेगुलरिटी, मान लीजिए कोई आउटसाइडर है और उसको पता चल गया कि कंपनी के अंदर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आपका ये इंडोर मैनेजमेंट वाला जो प्रिंसिपल है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, मान लीजिए किसी को शक हो गया कि मान लीजिए कोई ऐसा आउटसाइडर है जिसको शक हो रहा है कि यहाँ पर ये सही काम नहीं हो रहा है कंपनी के अंदर, तो फिर वहाँ पर आपका ये इंडो मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल काम नहीं करेगा।
फोर्जरी, मान लीजिए कोई फ्रॉड या फिर ऐसा ऑल्टर्ड अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी के अंदर में, तो फिर वहाँ पर भी आपका ये इंडोर मैनेजमेंट वाला काम, मतलब इंडोर मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। द डॉक्ट्राइन डज नॉट कवर ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन फ्रॉजरी। अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट इज लीगली वॉइड। अगर कोई भी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहा है आपके कंपनी के अंदर, तो फिर वो आपका लीगली वॉइड होगा और वहाँ पर आपका इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। नो नॉलेज ऑफ एओए और एमओए, अगर कोई ऐसा आउटसाइडर है जिसने अभी तक कंसल्ट नहीं किया है एमओए और एओए को, तो फिर वहाँ पर भी आपका इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। एक्ट आउटसाइड अपरेंट अथॉरिटी, अभी मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर साइन होना चाहिए डायरेक्टर का, लेकिन वहाँ पर साइन कर दिया मैनेजर ने। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये जो इंडोर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ये वायलेट हो रहा है और ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। द डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई इफ द ऑफिशियल एक्टिंग ऑफ द कंपनी, जो ऑफिशियल एक्टिंग ऑफ द कंपनी है, कंपनी का जो ऑफिशियल एक्टिंग है, मान लीजिए डायरेक्टर वॉज परफॉर्मिंग एन एक्ट आउटसाइड देयर एक्चुअल और अपरेंट अथॉरिटी। मान लीजिए कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना था मैनेजर के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, और उसको परफॉर्म कर दिया किसी और ने, ठीक है, मैनेजर ने, कंपनी के मैनेजर ने, तो फिर वहाँ पर भी आपका इंडो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 एक्सेप्शंस देख लिए किसके, इंडो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी एंड होता है। आई होप अब सभी ने अच्छे से अपने नोट्स बना लिए होंगे, एंड अगर यूनिट 2 भी समझ में आया तो कमेंट करके बताओ हाँ यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब जैसे मेंशन करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे वीडियो चल रही है, आपने पॉज किया, गए लिखे यूनिट 1 समझ में आ गया, यूनिट 1 डन, ऐसा। या फिर आप पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद यूनिट 1 2 4 डन और ये सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा कुछ मेंशन कर देना, सो दैट हमें भी पता चले ना हमारे स्टूडेंट्स कितने एक्टिव हैं। ठीक है। यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल के बारे में। प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है? प्रोस्पेक्टस आपका एक कैसा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है, किसको, उसके पब्लिक सब्सक्राइबर्स को। मतलब अगर आप अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो फिर लोग क्यों आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, ऐसा। अ प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल एंड डिटेल्ड लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंपनी इशू करती है टू द पब्लिक व्हेन इट वांट्स टू रेज द कैपिटल बाय इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फॉर इट्स सिक्योरिटीज। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी के जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स हैं उनको जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करे, तो आपको एक प्रोस्पेक्टस क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। इस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट आपका, इट सर्व्स एज द प्राइमरी मीन्स फॉर द कंपनी टू डिस्क्लोज एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर। आपको कंपनी के बारे में हर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी जो कि आपके इन्वेस्टर को जानना चाहिए। ठीक है। अलाउिंग देम टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी, मतलब पैसे लगाने से पहले इन्वेस्टर को हर एक चीज़ जो कि उनको जानना चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। कहाँ पर, प्रोस्पेक्टस में। ठीक है। कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तब इशू किया जाता है जब आप एक आईपीओ लेके आ रहे होगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगर आप लेके आ रहे हो, तो उससे पहले बुक बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप इशू करते हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखिएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप कब इशू करते हो, जब आपको आईपीओ लेके आते हो आप कंपनी के लिए। ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये तब लाया जाता है जब कंपनी चाहती है फंड्स रेज करना, मतलब कंपनी के पास पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो फिर कंपनी क्या करती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। ठीक है। फिर आपका एक एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है, ये एक समरी प्रोवाइड करता है पूरे प्रोस्पेक्टस का। मान लीजिए एक फुल प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड किया है कंपनी ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो पूरी प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक समरी भी प्रोस्पेक्टस भी आपका इशू किया जाता है जिसका नाम रखा गया है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट इज इशूड टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द फुल प्रोस्पेक्टस। फुल प्रोस्पेक्टस का आपका एक समरी है। ठीक है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या है, इट इज इशूड व्हेन अ कंपनी अलॉट्स सिक्योरिटीज टू एन इंटरमीडियरी
with the intention that the intermediary will offer them to the public। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अलॉट कर रहा है सिक्योरिटीज किसी एक बैंक, और वहाँ पर एक मतलब एक एजम्पशन होता है, कंपनी को लगता है कि ये जो बैंक है ये हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको जनरल पब्लिक तक पहुँचाएगा, तो फिर वहाँ पर हम लोग डीम्ड प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ऐसा सिचुएशन, मान लीजिए कोई कंपनी, ठीक है, किसी इंटरमीडियरी या फिर आप एसबीआई ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एबीसी कंपनी ने अलॉट किया कुछ सिक्योरिटीज एसबीआई बैंक को, ठीक है, और उनके लिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू किया। क्यों? क्योंकि एबीसी कंपनी को लग रहा है कि एसबीआई बैंक सिक्योरिटीज को बेचेगा, किसको? जनरल पब्लिक को बेचेगा। ठीक है, ऐसा फाइनल प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या होता है, ये आपका कंप्लीट एंड फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है जब आपके शेयर्स का प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर लिया जाता है। ये आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है। ध्यान रखिएगा, फाइनल प्रोस्पेक्टस आपका तब इशू किया जाता है जब आपका जो शेयर है उसका प्राइस और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स डिटरमाइन कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, देखिए क्योंकि प्रोस्पेक्टस आपका एक स्टेटमेंट है तो उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जो भी चीज़ें मेंशन कर रहा होगा उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस occurs when the document issued by a company to invite the public to subscribe for its securities contains any statement that is। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है, ये तब होता है जो कि डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा पब्लिक के लिए टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज़, और उसमें ये सब चीज़ें आ जाएं। कौन कौन सी? अनट्रू, मान लीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सच नहीं है और आपने वहाँ मेंशन कर दिया। मिसलीडिंग, मिसलीड कर रहा हो या फिर डिसाइडफुल नेचर का हो, तो फिर वो वहाँ आपका मिस स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है, ओमिट्स एनी मैटर, आप कुछ लिखना भूल गए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन्वेस्टर्स के लिए। ओमिट्स एनी मैटर दैट इज़ मटेरियल टू द इशू मेकिंग द प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग। ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आप वही मेन पॉइंट ही भूल गए, तो वो भी आपका मिस स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा। द लॉ ट्रीट्स मिस स्टेटमेंट वेरी सीरियसली। ठीक है, लॉ इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, बिकॉज द प्रोस्पेक्टस इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स रिलाई अपॉन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हमको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस में ही कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं कंपनी ने जिसकी वजह से हम क्या किए, हम खुश हो गए और उस कंपनी में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और बाद में पता चला कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ये गलतियां थी, तो इससे क्या होगा, इससे लॉस होगा मेरा, बहुत सारी जनरल पब्लिक का। इसलिए मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस को गवर्नमेंट यानी कि लॉ बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है। ठीक है, शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर कैपिटल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे। बहुत इजी सा है, आपको समझ में आएगा, और ये सब चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग शेयर्स, डिबेंचर्स और कंपनी लॉ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जो कि एक कंपनी को परमिशन मिली होती कि वो इतने शेयर्स को इशू कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, तो एबीसी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, मान लीजिए 100 शेयर्स है, इसका मतलब एबीसी कंपनी अपने पूरे लाइफ में टोटल 100 शेयर्स तक इशू कर सकती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स अ कंपनी इज लीगली परमिटेड टू इशू एज स्टेटेड इन इट्स एमओए। एमओए में ये चीज़ मेंशन होता है, ध्यान रखिएगा, आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो कहाँ मेंशन होता है, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होता है, अब जो ऑथराइज्ड कैपिटल आपका मान लीजिए 100 था, ठीक है, 100 शेयर्स था, अब उसमें से आपने इशू कितना किया है उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। मान लीजिए आपने 90 इशू किया अभी, तो वहाँ पर आपका जो 90 शेयर्स हो जाएंगे वो आपके इशूड कैपिटल में इंक्लूड हो जाएंगे। द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल दैट द कंपनी हैज़ एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब आपने इशू किया था 90, ठीक है, 90 में से लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, लोग कितने शेयर्स लेने के लिए अग्री कर गए, वो होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल दैट इन्वेस्टर्स हैव एग्रीड टू टेक अप और हैव कमिटेड टू बाइंग। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होता है, द अमाउंट दैट अ कंपनी हैज़ डिमांडेड, मतलब कंपनी ने डिमांड किया है उसके शेयर होल्डर से कि भैया अब लाओ पैसे दो हमको, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है शेयर को।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जब कंपनी पैसे मांगती है शेयर होल्डर्स से। ठीक है, पेड अप कैपिटल, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड। अब कंपनी ने पैसे मांगे तो फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसे दिए, और जो शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए हैं जो कंपनी रिसीव कर रही है उसी को हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल जितना था उसके अगेंस्ट में जितना रिसीव हुआ वो हो जाएगा आपका पेड अप कैपिटल। और हमने यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, हालांकि ये आपका स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता है, पर ये समझाने के लिए कि अनकॉल्ड कैपिटल। कई बार ऐसा होता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। मान लीजिए अगर टोटल जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 100 है। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से अभी तक कंपनी ने मांगा है 70, तो 70 आपका कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा और अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया क्या, शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को अच्छे से मेंशन करिएगा अपने नोट्स में। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर अलॉटमेंट आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रिसीव होगा, फिर आप देखोगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, फिर आप अलॉटमेंट करोगे। ठीक है, शेयर्स अलॉट करोगे और फिर इसके बाद सबको, जितने लोगों को आपने अलॉट किया शेयर्स, उनको शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें थी नहीं। अब हम लोग को देखना है डिफरेंस शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर सर्टिफिकेट का जो लीगल स्टेटस है वो क्या है? आपका एक ओनरशिप का प्रूफ है। ठीक है, आपको ये सर्टिफाई करेगा कि आप एक रजिस्टर्ड ओनर हैं किसी भी कंपनी के, यानी कि आप शेयर होल्डर हैं ऐसा। ठीक है, और शेयर वारंट में क्या होगा? ये आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, गिव्स द बियरर यानी कि होल्डर द राइट टू शेयर्स और डिविडेंड्स। तो ये याद रखिएगा, आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपका एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप है, और जो आपका शेयर वारंट है वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट का जो होल्डर होता है वो आपका एक रजिस्टर्ड मेंबर होता है कंपनी का, और शेयर वारंट का ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका मेंबर हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेयरर इज़ नॉट अ मेंबर अंटिल द वारंट इज़ कन्वर्टेड। जब तक आपका शेयर वारंट कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक बेयरर आपका मेंबर नहीं होता कंपनी का। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट आपका इशू किया जा सकता है फुल्ली पेड अप शेयर्स पर भी और पार्टली पेड अप शेयर्स पर भी, लेकिन जो आपका शेयर वारंट है वो इशू किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफरेबिलिटी, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपका नॉन नेगोशिएबल है, मतलब आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। रिक्वायर्स अ ट्रांसफर डीड एंड रजिस्ट्रेशन टू चेंज ओनरशिप। अगर आप चाहते हो शेयर सर्टिफिकेट का ओनरशिप चेंज करना तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको एक ट्रांसफ़र डीड चाहिए होगी। ठीक है, और शेयर वारंट का क्या सीन है? ये आपका इजीली नेगोशिएबल है कि आप इसको बस डिलीवर कर सकते हो, बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट के केस में वोटिंग राइट्स आपकी अवेलेबल रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शेयर वारंट के केस में वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है जब तक कि वारंट आपका कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट का क्या सीन है? ये अभी तक यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये मॉडर्न स्टेटस का क्या सीन है? मॉडर्न स्टेटस मतलब अभी का क्या सीन है, अभी क्या चल रहा है, ये अभी तक यूज़ हो रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डीमैट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन शेयर वारंट अब नहीं चल रहा है, इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया है, अब ये प्रोसेस में नहीं है। तो ये क्या था आपका? ये हम लोगों ने देख लिया शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, शेयर्स और स्टॉक्स। शेयर आपका एक स्पेसिफिक यूनिट है, ओनरशिप इन अ सिंगल नेम्ड कंपनी। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने रिलायंस का एक शेयर परचेज कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका एक ओनरशिप आपको प्रोवाइड कर देता है उस कंपनी में। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? ये आपका जैसे कई सारे शेयर्स जब मिल जाते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ शेयर्स को आप क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हो। ये बात ध्यान रखिए। अ जनरल टर्म रेफरिंग टू ए कलेक्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, ढेर सारे शेयर्स एक साथ, ओनरशिप इन वन और मल्टीपल कंपनीज और एन एंटायर पोर्टफोलियो। ठीक है, स्टॉक। शेयर आपका हाईली स्पेसिफिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाईली स्पेसिफिक मतलब आपके पास वहाँ पर क्वांटिफाइबल होगा, वो मतलब आपको मेंशन कर रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, इन्फोसिस का आपके पास 100 शेयर्स हैं ऐसा। और ये जो स्टॉक होता है ये आपका ब्रॉड और नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब इसमें आई ओन स्टॉक्स इन द टेक सेक्टर, इसका मतलब टेक सेक्टर के कुछ स्टॉक्स मेरे पास हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रहा ना कितने, यहाँ पर बस ये मेंशन किया जा रहा है कि स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, स्पेसिफिक नहीं है। काउंटेबिलिटी, शेयर्स आपका काउंटेबल नेचर के होते हैं, मतलब यूनिट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 10 शेयर, 1 शेयर, ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन स्टॉक आपका जनरली अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है ना, आई ओन स्टॉक, मतलब स्टॉक है मेरे पास, लेकिन कितना है ये नहीं लिखा ना। अगर वहाँ पर मेंशन होता आई ओन 5 स्टॉक तो फिर वो आपका
वो शेयर्स में आ जाता है। लेकिन स्टॉक का क्या सीन है, ये आपका अनकाउंटेबल नेचर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेयर का पेड अप वैल्यू का क्या सीन है, ये पार्टली पेड भी हो सकता है और फुल्ली पेड भी हो सकता है, लेकिन आपका जो स्टॉक है वहाँ पर मेनली हम लोग देखते हैं फुल्ली पेड अप को ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेयर का जो लीगल कंटेक्स्ट है वो यही है आपका, द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। मतलब कंपनी का जो कैपिटल है उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को हम लोग शेयर कहते हैं। और स्टॉक के लिए क्या बोला जाता है, वही आपका कलेक्शन ऑफ शेयर्स। जब कई सारे शेयर्स को आप कलेक्टिवली जब आप देखते हो तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जब उसको कन्वर्ट किया जाता है फंड में किसी फ्लेक्सिबल ट्रांसफर के लिए। तो स्टॉक क्या है आपका, स्टॉक आपका कलेक्शन ऑफ शेयर है। और शेयर क्या है आपका, जब हम लोग कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका शेयर वर्सेस स्टॉक। कॉल्स ऑन शेयर, कौन कौन से कॉल्स आपको देखने को मिलेंगे शेयर्स के, वैसे तो आप लोगों को पता ही है। पहला हो जाएगा आपका कंपनी मतलब क्या क्या डिमांड करती है। जब आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हो उसके बाद अलॉटमेंट मनी डिमांड करती है कंपनी, फिर फर्स्ट कॉल डिमांड करती है, फिर उसके बाद आपका सेकंड कॉल डिमांड करती है, कई बार थर्ड और फिर फाइनल कॉल भी होता है। फिर मतलब ये आपको जनरली देखने को मिलेगा, ये सब तीनों चीज़ें, ठीक है, 3 कॉल आपको मेनली देखने को मिलेगी, बाकी डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 3 चीज़ें। टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 टाइप के शेयर्स होते हैं हमारे, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। और प्रेफरेंस के अंडर में आपके ये सारे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ मेंशन किया है। इक्विटी शेयर्स यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स, इसमें जो डिविडेंड होते हैं वो आपके वेरिएबल नेचर के होते हैं, मतलब चेंज होता रहता है इसका अमाउंट। और प्लस ये तभी पे किए जाएंगे, मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पे किया जाएगा डिविडेंड, ठीक है। मतलब पहली प्रेफरेंस शेयर्स को मिलती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स का क्या सीन है देख लेते हैं। डिविडेंड्स आर पेड एट अ फिक्स्ड रेट, इसमें जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स रेट पे किया जाता है। और पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले किसको पेमेंट की जाती है, जी हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाती है, ठीक है। फिर अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में आपके कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव, इसमें क्या होता है, जितने भी मान लीजिए पहले के साल में अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा और फिर किसी एक फ्यूचर डेट में, मतलब फ्यूचर ईयर में आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। अनपेड डिविडेंड्स फ्रॉम प्रायर ईयर्स एक्यूमुलेट एंड मस्ट बी पेड इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल ईयर्स बिफोर एनी इक्विटी डिविडेंड इज पेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इक्विटी डिविडेंड पे करने से पहले आपको सारा का सारा एक्यूमुलेट करके आपको पे करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव, इसमें वही है, जब आपका जैसे मान लीजिए पिछले साल का अगर लैप्स हो गया, पिछले साल कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं पे किया तो इस साल ऐसा नहीं कि आप पिछले साल का जोड़ करके मिलेगा, नहीं, तो यहाँ पर आपका वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। पिछले साल का गया डिविडेंड तो गया, ये हो जाएगा आपका नॉन क्यूमुलेटिव। कन्वर्टेबल, इसमें क्या होता है, होल्डर के पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये हो जाएगा कन्वर्टेबल, ये हो जाएगा नॉन कन्वर्टेबल। फिर आपका आता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का क्या सीन है, यहाँ पर कंपनी के पास राइट होता है टू बाय देम बैक आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद कंपनी वापस से रिडीम कर सकती है, यानी कि वापस से परचेज कर सकती है, जो कि अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और इररिडेमेबल में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि कंपनी उसको वापस से रिडीम कर सके। शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम तक उसको कंपनी रिडीम नहीं कर सकती। दो दिस टाइप इज जनरली नो लॉन्गर परमिटेड अंडर मॉडर्न कंपनी लॉ, ठीक है। तो ये जो आपका इररिडेमेबल शेयर का सीन है ये अब प्रोसेस में नहीं है, ठीक है, नो लॉन्गर परमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थे आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स। वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स क्या होता है, देखिए वोटिंग राइट्स वही होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है या फिर जितनी भी मीटिंग्स हो रही है वहाँ पर किसी एक्टिविटी पे, किसी भी सिचुएशन पर अगर डिसीजन मेकिंग करना है तो वहाँ पर वोटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो वोटिंग राइट्स किसको किसको है, मतलब वोट करने का जो अधिकार है वो किसके किसके पास है वो देखना है। वोटिंग राइट्स क्या होता है, वोटिंग राइट्स डिटरमाइन अ शेयर होल्डर्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन एंड इन्फ्लुएंस द की डिसीजन। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है और अगर आपके पास वोटिंग राइट है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एबिलिटी है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और इन्फ्लुएंस कर सकते हो उस डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। दीज राइट्स आर फंडामेंटल टू दी रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स ओनर, ये फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी कंपनी और उसके ओनर के बीच में, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या नाम है, उनके पास राइट है कि वो हर जगह वोट कर सकते हैं हर एक मैटर में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तभी वोट कर सकते हैं जब कोई
ऐसा मतलब एक अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, एक आपका मीटिंग होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंक्लूड किया जाता है और फिर वहाँ पर उनके राइट्स के बारे में बात की जाती है। तो वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, नहीं तो और कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते। ठीक है। राइट इशू इज अ कॉर्पोरेट एक्शन वेयर अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स। ध्यान रखिएगा, कंपनी जब नए शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी सोचती है क्यों ना हम लोग हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही प्रोवाइड कर दे। ठीक है, उनको ही हम अपने ये नए शेयर्स प्रोवाइड कर दे। तो ये होता है आपका राइट इशू। एक बार पढ़ लेते हैं। अ राइट इशू इज अ कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब एक एक्शन है कंपनी का, जहां पर कंपनी क्या करती है, नए शेयर ऑफर करती है किसको, टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर करंट शेयर होल्डिंग्स। मान लीजिए मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास 10 शेयर है और मिस्टर बी के पास 20 शेयर है, और जो अब नए शेयर्स को इशू किया जा रहा है वो है टोटल 3। ठीक है, तो मिस्टर बी को 2 शेयर ऑफर किए जाएंगे और मिस्टर ए को 1। ठीक है, ऐसा। दिस मैकेनिज्म इज प्राइमरीली यूज्ड बाय अ कंपनी टू रेज एडिशनल कैपिटल विदाउट अप्रोचिंग द जनरल पब्लिक। ये आपका मैकेनिज्म यूज किया जाता है जब आपको अपना कैपिटल रेज करना है, आपको अपनी कैपिटल बढ़ानी है बिना जनरल पब्लिक के पास जाए। आप क्या करते हो, आपके पास जो आपके अभी के मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आप उन्हीं से बात करते हो कि आप ही हमारे शेयर्स को ले लो, हम बाहर जनरल पब्लिक के पास जाएंगे, उससे बेटर है आप ही ले लो। यहाँ पर क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट्स शेयर्स फर्स्ट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब वो शेयर जो कंपनी अभी इशू कर रही है वो कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, मतलब जो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है उससे थोड़े कम में। इससे क्या होता है, आपकी जो ओनरशिप है वो प्रोटेक्टेड रहती है। मान लीजिए अभी जो शेयर होल्डर्स है अभी वो है टोटल 100 शेयर होल्डर्स हैं। अगर जनरल पब्लिक में जाएगी कंपनी इशू करने शेयर्स को, तो फिर वहाँ से और ओनर्स आ जाएंगे ना, और शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो ओनरशिप है वो और बढ़ जाएगी, मतलब डिवाइड होती चली जाएगी। इसलिए आपका राइट इशू को यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी एंड होता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो लिखिए यूनिट 3 डन, या फिर आप एक्यूमुलेट करके एक साथ लिखिएगा। आई होप आप सभी ने नोट्स अपने यूनिट 3 के भी अच्छे से बना लिए होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट यूनिट, जिसमें हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर्स, मीटिंग्स एंड कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। ठीक है। हु आर डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्टर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे। ठीक है, और किस लिए अपॉइंट किया जाता है, सो दैट ये कंपनी के अफेयर्स यानी कि एक्टिविटीज़ के मैनेजमेंट और डायरेक्शन पर ध्यान दे सके। ठीक है, उस पर काम कर सके। ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ट्रस्टीज़ के तौर पे काम करते हैं और ऑफिसर के तौर पे भी काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितनी भी कंपनी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन, आपके डायरेक्टर्स। अब एक बार पढ़ लेते हैं ये फर्स्ट लाइन आपकी, डायरेक्टर्स आर इंडिविजुअल्स हु आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड are entrusted with the management and direction of the affairs of a company। कंपनी में जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट और उनका डायरेक्शन देखने का काम किसका है, सारा का सारा काम डायरेक्टर्स का होता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट होगा कैसे, इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, तो कई सारे प्रोसेस है, कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे पहला हो जाएगा शेयर होल्डर। एक जनरल मीटिंग होगी, उसमें क्या होगा, उसमें शेयर होल्डर्स के द्वारा डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, चाहे वो आपका परमानेंट डायरेक्टर हो या फिर कोई ऐसा डायरेक्टर होगा जो कि रिटायर हो रहा होगा तो उसको वापस से रीअपॉइंट करना हो। तो ये सब काम कौन करता है, ये सब आपका शेयर होल्डर्स करते हैं, यानी कि जनरल मीटिंग में करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डायरेक्टर उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसका नाम मेंशन किया गया AOA में यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो फिर वहाँ पर वो आपका फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएगा। और अगर AOA में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फिर आपके जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, जैसे टेम्पररी नेचर का भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक हो जाता है कि हाँ अब डायरेक्टर की नीड है, तो क्या होगा, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी प्रेजेंट है कंपनी में वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे टाइम पर अपॉइंट कर सकते हैं किसी डायरेक्टर को। ठीक है, अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तभी, अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है, मतलब आपको ये पावर दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
बाय थर्ड पार्टीज, इसमें पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर्स में बी अपॉइंटेड बाय स्पेसिफिक पार्टीज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स और लीगल प्रोविजंस। मतलब डायरेक्टर्स आपके अपॉइंट किए जा सकते हैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के द्वारा भी, जब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ हो किसी और कंपनी का किसी और कंपनी के साथ, या फिर कोई लीगल प्रोविजन हो, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो। ठीक है। बाय ट्रिब्यूनल, यहाँ पर क्या होता है, कंपनी में जब भी कोई मिसमैनेजमेंट होती है तो यहाँ पर आपका NCLT क्या करता है, इंटरफेयर करता है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये इंटरफेयर करता है, फिर वहाँ पर डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे आपके डायरेक्टर्स को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? बाय वे ऑफ शेयर होल्डर्स, या फिर फर्स्ट डायरेक्टर्स, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय थर्ड पार्टीज एंड बाय ट्रिब्यूनल। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के पास कौन कौन सी पावर है? डायरेक्टर्स कंपनी के लिए बोरो कर सकते हैं, पैसे मनी बोरो कर सकते हैं, शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग मतलब रिटेन्ड अर्निंग है जो भी कंपनी की, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, कंपनी के प्रॉफिट के लिए। बजट जो भी बनता है उसको अप्रूव कर सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट के लिए। हायर की एम्प्लॉयज़, मान लीजिए कई सारे एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ती है ना कंपनी को रन करने के लिए, तो उनको भी हायर करने का जो राइट है यानी कि पावर है वो किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, दो टाइप की ड्यूटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। पहला है आपका फिडुशियरी ड्यूटी, दूसरा आपका स्टैट्यूटरी ड्यूटी। फिडुशियरी ड्यूटी में आपके तीन चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि पहला एक्ट इन गुड फेथ, मतलब इसमें डायरेक्टर को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एक्टिविटीज़ डायरेक्टर करेगा वो सारे के सारे प्रमोट करनी चाहिए किसको? कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को। उसके खुद के प्रॉफिट के लिए वो एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सारा का सारा बेनिफिट जो कि उस एक्टिविटी से हो रहा है वो सभी मेंबर्स के लिए होना चाहिए, यानी कि ओनरशिप यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए होना चाहिए। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, डायरेक्टर को हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई पर्सनल गेन ना हो, और अगर कोई ऐसा सीन है जहां पर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा हो और डायरेक्टर का खुद का प्रॉफिट हो रहा हो, तो उन दोनों में से डायरेक्टर को हमेशा कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। एक्ट फॉर प्रॉपर पर्पस, यहाँ पर यह मतलब है कि डायरेक्टर को हमेशा उन्हीं पावर्स का यूज़ करना चाहिए किसी भी पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो कि आपके मेमोरेंडम या फिर आपके आर्टिकल्स में मेंशन हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उतने ही पावर्स का आप यूज़ करिए जितना आपको प्रोवाइड किया गया हो आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी में पहला आ जाएगा आपका केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। इसमें क्या हो जाएगा कि डायरेक्टर जो भी एक्टिविटीज़ करे उसको प्रॉपर रिजनेबल केयर के साथ करे और अपनी पूरी की पूरी स्किल वहाँ पर यूज़ करे। ठीक है, मतलब ऐसा ना बिहेव करे कि उसे कुछ नहीं आता है, हमेशा उसको अपना बेस्ट देना चाहिए। एक्ट विद इन पावर्स, वही बात है, आपका MOA और AOA के अकॉर्डिंग जो पावर सेट की गई है उसके लिमिट में रह करके सारे काम करना है। ठीक है। नो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, ऐसा नहीं किया जा सकता कि डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी और पर्सन के नाम कर दे। ठीक है। कैन नॉट लीगली ट्रांसफर देयर डायरेक्टर ऑफिस टू अनदर पर्सन। तो ये था आपका क्या, ये कुछ ड्यूटीज़ थी जो कि आपका डिवाइड किया हमने दो पार्ट में, फिडुशियरी ड्यूटी और स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ठीक है, फिडुशियरी में 3 है और स्टैट्यूटरी में भी 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट बना लीजिए। लायबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर आपका कब लायबल होगा? अगर कंपनी में कोई भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी हो रही है तब, मिस स्टेटमेंट हो रहा है, वही जैसे मान लीजिए जितने भी स्टेटमेंट्स आपके कंपनी में बन रही है उसमें कुछ भी मिसिंग है या फिर कुछ भी ऐसा ऑल्टरेशन है तब, अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो रहा है तब। अल्ट्रा वायर्स क्या हो रहा है हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी ड्यूटी का अगर ब्रीच हो रहा है तब। ठीक है, मान लो कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी है और वो परफॉर्म नहीं की जा रही है तो फिर उसके लिए भी आपका डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मेंशन कर लीजिए आप अपने माइंड में या फिर नोटबुक में। टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देख लेते हैं। बहुत इजी सा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, 3 टाइप की मीटिंग्स हैं। पहला आपका शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, दूसरा है आपका डायरेक्टर्स की मीटिंग और तीसरा आपका ऐसे ही अदर मीटिंग्स हैं। यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स और डिवेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्या किया जाता है। सबसे पहला है आपका एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें आपके सारे के सारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स इंक्लूडेड रहते हैं। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आपका मैंडेटरी एनुअल मीटिंग है, मतलब साल में एक बार आपको करना ही करना है टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिव्यू करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसमें भी आपके सारे के सारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आएंगे।
ये किस लिए किया जाता है? मान लीजिए कोई अर्जेंसी क्रिएट हो गई, या फिर मान लीजिए कोई स्पेशल बिजनेस है जिसको कंडक्ट करने के लिए ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता, मतलब नेक्स्ट एजीएम का यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग का हम लोग वेट नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या होता है? ये आपका पब्लिक कंपनीज के लिए होता है मेनली, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपके कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में एक बार होता है। और कब होता है? जब कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया हो। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? सो दैट कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग की ध्यान रखिएगा, ये आपका पब्लिक कंपनीज के केस में किया जाता है, जितने मतलब ये पब्लिक कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उसके केस में किया जाता है। और आपका ये कंपनी की लाइफ टाइम में एक बार होता है। ठीक है, सिर्फ एक बार होता है, वो भी कब? जब कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो तब, वो भी किस लिए? इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स अबाउट द कंपनीज फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आपका एक होता है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में क्या होता है? होल्डर्स ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास शेयर्स। क्लास मीटिंग में कौन पार्टिसिपेंट होता है? जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक क्लास है, जैसे आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, मान लीजिए उनके राइट्स के बारे में या फिर उनके इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना है, तो फिर वहाँ पर आपके ये क्लास मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। इसमें सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा। डायरेक्टर की मीटिंग क्या होती है? मतलब डायरेक्टर के द्वारा जो मीटिंग की जाएगी उसमें आपके दो चीज़ें इंक्लूड आपको देखने मिलेंगी। पहला है आपका बोर्ड मीटिंग, जिसमें आपके डायरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो। ये आपकी रेगुलर मीटिंग है और ये आपका क्वार्टरली बेसिस पे की जाती है। ठीक है, क्या करने के लिए? ये आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए की जाती है। फिर आपका डायरेक्टर मीटिंग में एक और है कमेटी मीटिंग। इसमें आपके स्पेसिफिक डायरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका कोई भी ऐसा नॉमिनेटेड कमेटी है। ठीक है, नॉमिनेटेड कमेटी है या फिर आपका कोई ऑडिट कमेटी है, उनके लिए किया जाता है। उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। और यहाँ पर आपका ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है, ये ज़्यादा फोकस्ड होता है। और यहाँ पर जो डिस्कशन होता है वो उसका एजेंडा पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, स्पेशलाइज्ड डिस्कशंस होती हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका अदर मीटिंग्स में आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स की मीटिंग। मतलब कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग जब बुलाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। और यहाँ पर क्या किया जाता है? कंपनी के क्रेडिटर्स को बुला करके उनसे बात की जाती है और यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ कि वो लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या फिर अरेंजमेंट करने का टाइम दे दे। ठीक है, जो भी अमाउंट पे करना है। फिर आपका लास्ट हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। इसमें जितने भी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं उन सभी को बुलाया जाएगा और फिर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा ऐसी जो भी राइट्स और सिक्योरिटी या फिर जो भी इंटरेस्ट हैं जो कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड को इफेक्ट कर रही होंगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, डिबेंचर होल्डर मीटिंग में सारे डिबेंचर होल्डर को बुलाया जाता है कंपनी के जितने भी हैं, और उनके डिबेंचर ट्रस्ट डीड से रिलेटेड अगर कोई भी राइट्स में या फिर सिक्योरिटी में या फिर टर्म्स में कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो फिर वहाँ पर आपका डिबेंचर होल्डर मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स है उसमें आपके 3 कैटेगरी है। पहला आपका शेयर होल्डर्स मीटिंग, दूसरा आपका डायरेक्टर्स मीटिंग, तीसरा आपका अदर मीटिंग्स। शेयर होल्डर मीटिंग में आपके 4 हैं, डायरेक्टर मीटिंग में आपके 2 हैं और अदर मीटिंग्स में भी आपके 2 हैं। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हमने यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये साल में एक बार होता है और इसका जो एजेंडा होता है वो मेनली क्या होता है? टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू डिक्लेयर द डिविडेंड डिक्लेयर करना, टू अपॉइंट ऑडिटर कंपनी अपने ऑडिटर्स को भी अपॉइंट करता है उसके लिए, और टू इलेक्ट डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए भी। ठीक है, कोरम देखिए एक नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, हो सकता है कई सारे लोगों ने नहीं सुना हो और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोरम हम आपको बता दें कि हर मीटिंग में जितनी भी मीटिंग्स कंपनी कराती है उस मीटिंग में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ये डिसाइड करता है आपका कोरम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। कोरम इज द minimum number of members legally required to be present at a meeting for the proceedings to be considered valid। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की मीटिंग को वैलिड कंसिडर किया जाए तो आपको कोरम के अकॉर्डिंग वहां पर मेंबर्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एनी बिजनेस टू बी लीगली ट्रांजैक्टेड। इफ अ मीटिंग lacks a quorum, any decisions or resolution passed are typically void। अगर आपने कोरम के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया और फिर भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो या फिर कोई रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हो तो फिर वो आपका वॉइड हो जाएगा, मतलब आपका इलीगल नेचर में आ जाएगा। ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर कोरम की रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्स हैं, मतलब 5 मेंबर्स रहने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग 2 मेंबर्स हैं। और बोर्ड मीटिंग में मान लीजिए बोर्ड मीटिंग है तो वहाँ पर आपके टोटल डायरेक्टर्स में से 1/3 डायरेक्टर्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। मान लीजिए अगर टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं तो 9 में से 3 आपके प्रेजेंट होने चाहिए या फिर 2, विच एवर इज़ हायर, जो भी आपका ज़्यादा है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 2 ज़्यादा है या 3 तो आपके 3 ज़्यादा है तो 3
आपके मैंडेटरी हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहना। टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी होती है, जैसे 51% का जो वोट होता है वही आपका सिंपल मेजॉरिटी हो जाती है। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो आपके 100 है, ठीक है। अब कोई एक डिसीजन मेकिंग करनी है, उसमें 51% आपका येस पे आया और 49% आपका नो पर आया, तो येस वाला आपका प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन में आपका 3/4 मेजॉरिटी। अब यहाँ पर भी वही देख लेते हैं, मान लीजिए टोटल 100 वोट्स हैं और येस और नो करना है। अगर आप यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब टोटल 75%। मतलब कोई अगर डिसीजन मेकिंग करनी है और आप चाहते हो कि वो डिसीजन मेकिंग आपके फेवर में हो, तो वहाँ पर एटलीस्ट 75% का वोट होना चाहिए, 75 वोट्स आपके फेवर में होने चाहिए। बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन में मतलब जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट है वहाँ पर आपकी एक सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं, तो अगर किसी डिसीजन मेकिंग को पास करना है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो 5 में से एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आपके फेवर में होने चाहिए, ऐसा। और आपका एक लास्ट हो जाएगा आपका रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, तो फिर वहाँ पर वो वेरी करता रहता है, कभी आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है और कभी आपका स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। बोरोइंग पावर्स, देखिए यहाँ इसमें कुछ खास है नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास पावर तो है बोरो करने की, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल है। और अगर आप पेड अप कैपिटल से ज़्यादा बोरो करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, शेयर होल्डर्स का, ठीक है। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने के बाद ही आप अपने पेड अप कैपिटल से ज़्यादा बोरो कर सकते हो, ऐसा। डिविडेंड वर्सेस बोनस शेयर्स, इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। डिविडेंड यानी कि आपका कैश डिविडेंड और बोनस शेयर्स यानी कि आपका स्टॉक डिविडेंड। मतलब आपको जब कैश के फॉर्म में डिविडेंड पे किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और जब स्टॉक के फॉर्म में डिविडेंड पे किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स, ठीक है। डिविडेंड में जो पेमेंट होता है यानी कि रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है वो कैश के टर्म्स में होता है, यानी कि कैश पेमेंट होता है, ठीक है। और बोनस शेयर्स में आपका जो पेमेंट किया जाता है, रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका फ्री शेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है बोनस शेयर्स में। डिविडेंड में आपका जो सोर्स ऑफ पेमेंट है वो करंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है, या तो करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा या फिर पहले साल का अगर कोई प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से निकाल करके डिविडेंड पे किया जाता है, यानी कि कैश डिविडेंड। और जो बोनस शेयर्स है ये आपके फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन तीनों में से निकाल करके आप दे सकते हो आपके बोनस शेयर्स, ठीक है। इफेक्ट ऑन कैश, डिविडेंड के केस में जो कंपनी का कैश है वो आपका रिड्यूस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बोनस शेयर्स है उसमें आपका जो कैश है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा कि कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके कैश में, यानी कि लिक्विडिटी में, ठीक है। वैल्यू टू शेयर होल्डर, ये जो डिविडेंड है आपका ये एज डायरेक्ट इनकम रिसीव किया जाता है कैश में, किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। लेकिन आपका जो बोनस शेयर्स है ये आपको इमीडिएट मॉनेटरी गेन नहीं प्रोवाइड करेगा, बस ये है कि आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, बस आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, मतलब आपको मतलब ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, आपके सामने एक ऑब्लिगेशन है क्या, कि आपको जो डिविडेंड है वो आप डायरेक्टली कैपिटल से नहीं दे सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। बोनस शेयर्स का क्या सीन है, इट कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने बोनस शेयर्स इशू कर दिया फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को बोल दो कि हमने बोनस शेयर्स आपको प्रोवाइड तो किया, अब हम आपको डिविडेंड क्यों पे करें, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 2 स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन थे, और अभी हम लोगों ने देख लिया डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमने आपको डिफरेंस चार्ट इसलिए प्रोवाइड किया, अगर मान लीजिए डिविडेंड से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो भी आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो, और बोनस शेयर से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो भी आप चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। बेसिस याद रखिएगा कि किस बेसिस पे आपने इनके पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है। वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी वाइंड अप कब होती है, वाइंड अप का मतलब क्या होता है, ठीक है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी को अब आप क्या कर रहे हो, एक एंड पे ला रहे हो, अब कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को आप सीज कर दोगे, कंपनी अपनी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को अब नहीं कैरी आउट कर सकेगी, कंपनी को अपने सारे के सारे असेट्स को अब बेचना पड़ेगा, और कंपनी को अपने सारे के सारे असेट्स से बेचे हुए पैसे जो मिलेंगे उससे सारे के सारे लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा, और जितना भी बचेगा अमाउंट एक्सेस वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा, यानी कि ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन, लिक्विडेशन भी बोलते हैं, इट इज़ द फॉर्मल लीगल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द लाइफ ऑफ ए कंपनी टू एन एंड, ठीक है। ये आपका एक लीगल प्रोसेस है
जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, किसी भी कंपनी की लाइफ को आप एक एंड पे लाते हो। और इसमें क्या होता है, आप सारे के सारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस जो भी होते हैं उस कंपनी के, उसको सीज करते हो। मतलब अब कंपनी वो सारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को नहीं कैरी आउट कर सकेगी और सिस्टमैटिकली सेलिंग ऑफ द कंपनीज एसेट्स, मतलब कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं सारे के सारे एसेट्स को अब बेचना होगा और उन एसेट्स को बेच करके जो भी पैसे मिलेंगे उससे सारे के सारे डेट्स और लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए एसेट्स का सेल करने पर जो टोटल अमाउंट रियलाइज हो रहा है वो है आपका 1 लाख, ठीक है, और जो आपको लायबिलिटीज़ पे करनी है या फिर आपको जो डेट्स पे करने हैं वो टोटल आपका आ रहा है 90,000, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 1 लाख में से 90,000 पे कर दोगे और जो 10,000 का आपके पास सरप्लस है वो आप क्या कर दोगे, शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर दोगे। एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी रिमेनिंग सरप्लस टू इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब वाइंड अप क्यों होता है, कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का वाइंड अप होता क्यों है? सबसे ऑब्वियस और सबसे मेन रीजन है क्या, इनएबिलिटी टू पे डेट्स। जब कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पाती है तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाती है और वो अपने फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस यानी कि जो भी उसको लायबिलिटी वगैरह पे करनी थी, जो भी उसको डेट्स वगैरह क्लियर करने थे वो नहीं पे कर पाती है, तो वहाँ पर आपका कंपनी वाइंड अप करना पड़ता है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कंपनी खुद से एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है कि अब हमें वाइंड अप करना चाहिए और यहाँ पर वाइंड अप करने के लिए एक ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल फिर वाइंड अप कराता है। स्पेशल रिजोल्यूशन में याद रखिएगा एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है और वाइंड अप होता है किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। काइंड ऑफ कोड है ये। जस्ट एंड इक्विटेबल, इसमें क्या होता है, जब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके बीच में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, या फिर कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा है या फिर कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो सही से मीट नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो भी ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा, आपकी कंपनी को वाइंड अप कर देगा। एक बार पढ़ लेते हैं, द ट्रिब्यूनल फाइंड्स दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी, एग्जाम्पल ड्यू टू डेडलॉक इन मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट में डेडलॉक हो जाए या फिर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देखने को मिल जाए या फिर जो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो नहीं फुलफिल किया जाए, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपका जस्ट एंड इक्विटेबल अप्लाई हो जाएगा, यानी कि कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा। स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट, स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट का मतलब होता है मान लीजिए ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी थी लेकिन आप कर नहीं पाए, तो फिर आपको कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। जैसे क्या, इफ़ द कंपनी फेल्स टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग और टू कमेंस बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। मान लीजिए कोई कंपनी अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग कराना भूल गई, फेल हो गई, या फिर अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर में अगर कंपनी स्टार्ट नहीं की अपना बिजनेस ऑपरेशन, तो फिर वहाँ पर भी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, वाइंड अप का डेफिनेशन यानी कि वाइंड अप के बारे में हम लोगों ने जान लिया और कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी का वाइंड अप हम लोगों को करना पड़े वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसी के साथ हमारा यूनिट 4 भी एंड होता है। आई होप आप सभी लोगों ने अपने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे और अब तक आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा कि हाँ आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सब कंप्लीट हो गया है और आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। आई होप ये वन शॉट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो क्योंकि आपने अपने प्रॉपर नोट्स भी बना लिए हैं और आपने ये लेक्चर लास्ट तक भी देख लिया है। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए और खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।